सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम लोग हमारी क्लास 11th के स्नैपशॉट्स के 4th चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स को देखते चलेंगे और इसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम और पैटर्न है ये बहुत ही गलत है और रट्टा मारने पे यानी कि क्रैम करने पे बहुत फोकस दिया जाता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग और एक स्टूडेंट की चॉइस को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये स्टोरी एक्सर्प्ट है यानी कि एक पार्ट है यंग आइंस्टाइन का, जो एक बायोग्राफी है जो पैट्रिक प्रिंगल ने आइंस्टाइन पे लिखी है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूलिंग डेज से, जब वो छोटे होते हैं। उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन उनसे पूछते हैं कि आइंस्टाइन, तुम मुझे बताओ कि प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब डिफीट किया था। तो आइंस्टाइन बहुत ही अनयूजुअल में बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो उनके टीचर बोलते हैं कि क्या मैंने ये बात तुम्हें काफी बार नहीं बता दी याद होने के लिए। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि सर शायद मैं भूल गया। तो उनके टीचर उनसे कहते हैं कि तुमने याद करने का एफर्ट ही नहीं किया। तो आइंस्टाइन अपने अनयूजुअल ऑनेस्ट वे में हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे ना डेट्स याद करने में कोई पॉइंट नहीं लगता, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है ये फैक्ट्स, ये डेट याद करना, जबकि हम इन्हें डायरेक्टली बुक में देख सकते हैं। तो उनके टीचर परप्लेक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। और फिर वो आइंस्टाइन को जवाब देते हैं कि तुम्हें तो होल एजुकेशन सिस्टम से ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम कोई फैक्ट्स ही नहीं लर्न करना चाहते, इसका मतलब तुम एजुकेशन में ही बिलीव नहीं करते। तो आइंस्टाइन उनकी बात को गलत ठहराते हैं। तो वो सरकास्टिक वे में पूरी क्लास के सामने आइंस्टाइन से कहते हैं कि चलो फिर तुम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन हम सबको समझाओ। तो आइंस्टाइन पूरी क्लास को थोड़ा सा एम्बैरेस होकर बताने लगते हैं कि मेरे हिसाब से फैक्ट्स नहीं, आइडियाज मैटर करते हैं और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन डेट्स पे, इन वॉर्स की, और इसमें भी नहीं कि किस आर्मी ने कितने ज्यादा सोल्जर्स मारे, बल्कि मुझे मैटर करता है कि ये क्यों लड़ रहे थे। और उनके प्रोफेसर मिस्टर ब्राउन ये सुनकर एकदम गुस्सा हो जाते हैं और अपनी कोल्ड आइस के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो और आज तुम पनिशमेंट के तौर पर 1 पीरियड एक्स्ट्रा रुकोगे स्कूल में, जबकि ये स्कूल को कुछ फायदा नहीं देगा, ना ही तुम्हें कोई फायदा देगा, और तुम यहां आते ही क्यों हो स्कूल में। तो फिर से एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी ही ऑनेस्टली जवाब देते हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल में आने की। तो उनके टीचर उन्हें कहते हैं कि तुम एक डिसग्रेस हो, तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो और तुम ये सब डिजर्व ही नहीं करते। अब यहां पर हम एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे कि उनके टीचर काफी रूड हैं। अब ये रूडनेस हम जर्मन रूडनेस से कंपेयर कर सकते हैं। तो वो प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल लें। वो आफ्टरनून हर आफ्टरनून की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बहुत ही भारी होती है, बहुत ही मिजरेबल होती है। इसलिए नहीं कि उनका दिन गंदा गया स्कूल में, बल्कि इसलिए क्योंकि कल सुबह उन्हें फिर से स्कूल में जाना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते हैं कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है कि वो अपने फादर से पूछें कि मुझे स्कूल से निकलवा लो, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी उनका आंसर पता है, जो कि है कि तुम्हें पहले डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी स्कूलिंग छोड़ सकते हो। आइंस्टाइन अपने छोटे से रेंटेड रूम में जा रहे होते हैं, जो कि उनके फादर ने उन्हें एक बहुत ही अनसिविलाइज्ड पुअर कॉलोनी में दिलाया होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते स्पेयर करने के लिए। तो वो खुद से बहुत परेशान होते हैं कि उन्हें वापस वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर उनकी लैंडलेडी रोज़ अपने बच्चों को पीटती है और हर सैटरडे को उसी लैंडलेडी का हस्बैंड आकर ड्रिंक करता है और उसे पीटता है। अब यहां पर ऑथर ने हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया है,
जिनका नाम है यूरी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के सीनियर हैं। यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन को कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना खुद का एक रूम है। तो आइंस्टाइन प्रोटेस्ट में कहते हैं कि मैं ज्यादा खुश हूं आपकी तरह एक सिविलाइज्ड स्टूडेंट्स की कॉलोनी में रहकर, चाहे वो पुअर हैं फिर भी। तो यूरी उन्हें समझाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर सिविलाइज नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं कि लास्ट वीक 2 स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो गई और एक ने दूसरे को मार दिया, और यहां तक कि अथॉरिटीज ने जिसने मारा था उसे ये कहकर छोड़ दिया कि आगे से तुम किसी भी ड्यूएट में इन्वॉल्व नहीं होगे। तो वो जो बच्चा है वो इस बात से परेशान है कि उस फाइट से उसके फेस पर या कहीं भी कोई स्कार नहीं आया जिसे वो एक अवार्ड की तरह पूरी लाइफ लेकर घूम सके कि मैंने देखो एक बंदे को मार दिया था अपने बचपन में ड्यूएट में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो क्वार्टर था वो मुनीच में था, जो कि एक जगह है जर्मनी में। कुछ दिन बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कजिन एल्सा वहां पर आती है मुनीच में, जो कि जनरली बर्लिन में रहती है, जिनके पेरेंट्स का एक बिजनेस है बर्लिन में। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो, तुम पास हो जाओगे। यहां तक कि इतने बुद्धू बच्चे पास हो जाते हैं, और मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में पास होने के लिए, बस तुम्हें उसे एज इट इज रिपीट करना है जो तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे उस टाइम, यहां तक कि आज भी एजुकेशन सिस्टम में क्रैमिंग को, याद करने को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो बच्चे अच्छे से समझ भी नहीं रहे चीजों को, वो तक पास हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन एल्सा से कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, मुझसे चीजें क्रैम नहीं होती, मैं चीजें बाय हार्ट नहीं कर पाता, बल्कि मैं उन्हें समझकर अपनी चॉइस की चीज तो लिख सकता हूं, पर ऐसे बिना बात के चीजें रिपीट नहीं कर सकता पेपर में। तो एल्सा उन्हें कहती है कि परेशान मत हो, तुम्हें बस एक पैरट की तरह चीजें रिपीट करनी है और पेपर में लिख के आनी है अगर तुम्हें डिप्लोमा चाहिए। तो आइंस्टाइन परेशान हो जाते हैं। तो एल्सा कहती है कि ये बड़ा अजीब है, क्योंकि मैं जब भी तुमसे मिलती हूं तुम्हारे आर्म के अंडर एक बुक होती है। तो आइंस्टाइन कहते हैं वो जियोलॉजी की बुक होती है। तो एल्सा कहती हैं कि जियोलॉजी यानी कि रॉक्स एंड स्टफ वगैरह की बुक। तो आइंस्टाइन उसे समझाते हैं कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो एल्सा कहती हैं कि ये सब तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो हार्डली कोई साइंस है, हमें बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ाई जाती, और ये मुझे पसंद है पढ़ना। क्या ये गुड एनफ रीज़न नहीं है कि मेरे पास ये बुक है और मैं इसे इतने मन से पढ़ता हूँ? तो एल्सा साय करती है, यानी कि परेशान होती है, और कहती है कि तुम सही कह रहे हो। तो एल्सा कहती है कि पर ये जियोलॉजी की बुक तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा दिलाने में हेल्प नहीं करेगी। अब इस जियोलॉजी और साइंस के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूजिक बहुत पसंद होता है। वो अक्सर अपने घर पर वायलिन बजाते हैं, तब तक जब तक कि वो लैंडलेडी उन्हें मना नहीं कर देती वायलिन बजाने से। उस लैंडलेडी का कहना है कि ऑलरेडी घर में और बाहर इतना शोर है और ऊपर से ये वायलिन बहुत परेशान करता है मुझे। तो आइंस्टाइन बड़े टेम्प्टेड फील करते हैं उस लैंडलेडी से ये कहने के लिए कि ये जो घर का शोर है ना इन बच्चों का, इनमें से तो आधा आपकी वजह से है कि आप उन्हें टॉर्चर करती रहते हो, परेशान करती रहती हो, इसलिए इतनी हाउलिंग होती है घर पे। पर ये बात आइंस्टाइन अपनी लैंडलेडी से ना कहना प्रेफर करते हैं। कुछ दिन बाद आइंस्टाइन यूरी से कहते हैं कि मुझे यहाँ म्यूनिक में 6 मंथ्स हो गए और अब मुझे यहाँ से जाना है, पर अगर मैं वापस चला गया मिलान में तो मेरे फादर गुस्सा होकर मुझे यहीं बेच देंगे। पर ये एक वेस्ट ऑफ मनी है, ये यानी कि स्कूलिंग एक वेस्ट ऑफ मनी है मेरे फादर का और सब लोगों ने जिन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उन सब का ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को सडनली एक आइडिया आता है और वो यूरी से कहते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? यूरी उनसे कहता है कि मैं काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, पर कभी भी लाइफ में मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कि मैं एक रियल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकूं। पर तुम इसका करोगे क्या? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सपोज एक रियल डॉक्टर ने मुझे नर्वस ब्रेकडाउन घोषित कर दिया,
तो मैं इस स्कूल से छुटकारा पा लूंगा। तो यूरी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये काफी टफ है कि एक रियल डॉक्टर कहे कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। तो आइंस्टाइन थोड़ा सा खुश होकर के कहते हैं कि अगर मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए तो मैं ये चीज पॉसिबल करके रहूंगा स्कूल से बचने के लिए। तो यूरी उनके इस एंथुसियाज्म को देखकर कहता है कि मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी लेस वरीड या लेस नर्वस नहीं देखा, आज तुम अलग ही फॉर्म में हो। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि इतनी चिंता मत करो, 1 या 2 दिन हार्डली स्कूल में मुझे वापस वैसे ही बोरिंग और परेशान बना देंगे। तो अगली बार जब यूरी आइंस्टाइन से मिलता है तो वो फिर से काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो यूरी उनसे कहता है कि तुम इतने परेशान मत हो, मैंने एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। तो आइंस्टाइन एकदम खुश हो जाते हैं और यूरी से पूछते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर से, और क्या वो एक नर्वस स्पेशलिस्ट है। तो यूरी उसे बताते हैं कि उनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल और वो लास्ट वीक ही डॉक्टर बना है और इनफैक्ट तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो सकते हो। पर तुम ये याद रखना कि तुम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, वो एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है और वो एकदम तुम्हें पहचान लेगा अगर तुम उसे डिसीव करोगे, क्योंकि वैसे ही तुम बहुत गंदे हो झूठ बोलने में। यू आर अ वेरी बैड लायर। अब ये सेकेंड टाइम है कि हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की नेचर के बारे में पता चल रहा है। फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है और बिना फिल्टर्स के उन्होंने अपने टीचर से बता दिया कि मैंने कुछ भी याद नहीं किया। अब ये सेकेंड टाइम है कि यूरी कह रहे हैं कि आइंस्टाइन की नेचर ऐसी है कि वो कभी भी किसी को डिसीव नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अब इस चीज के बारे में सोच सोचकर कि कैसे आइंस्टाइन अपनी कंडीशन डॉक्टर को बताएंगे, वो सच्ची में बहुत नर्वस हो जाते हैं उस दिन तक जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट होता है। जब वो डॉक्टर वेल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी ट्रबल्स क्या हैं। तो उन्हें इंटरप्ट करके डॉक्टर वेल बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यूरी ने ऑलरेडी हिस्ट्री दे दी है तुम्हारे केस की। तो आइंस्टाइन एकदम से परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर वेल से कहते हैं कि यूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डॉक्टर वेल आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या ये सच नहीं है जो यूरी ने मुझे तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन और तुम्हारे स्कूल के हेट को लेकर के बताया। तो आइंस्टाइन कहता है कि ये सब सच है, पर अब आप कहोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और मुझे वापस स्कूल जाने को कहोगे। तो डॉक्टर वेल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन समझता हूँ और यहाँ तक कि ये भी जानता हूँ कि अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के इतने क्लोज ना होते तो तुम इतने एफर्ट्स ही ना करते कि तुम मेरे पास आते, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ। तो आइंस्टाइन कहता है कि फिर अब आप क्या करोगे। तो डॉक्टर वेल उससे पूछते हैं कि अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है तो तुम स्कूल से तो छुट्टी ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो आइंस्टाइन उन्हें बताते हैं कि मैं मिलान चला जाऊंगा अपने पेरेंट्स के पास इटली में और वहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा अपने मैथमेटिक्स के बेसिस पर। मेरे मैथ्स टीचर मुझे कुछ ना कुछ दे देंगे जिससे मेरे को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी मैथ्स अच्छे से करी हुई है और यहाँ तक कि जो स्कूल में नहीं भी पढ़ाते वो भी मैंने अच्छे से किया हुआ है। तो ये सुनकर डॉक्टर वेल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर वेल थोड़े से डाउट में तो होते हैं, पर वो फाइनली आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना और किसी का भी भला नहीं कर रहे, तो क्यों ना मैं तुम्हें 6 मंथ्स के लिए ऑफ दे दूं स्कूल से, ऐसा शो कर दूं पेपर्स पे कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आइंस्टाइन ये सुनकर बहुत हैप्पी होता है और कहता है इट वुड बी सो काइंड ऑफ यू, और वो उसे एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिस पे वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आइंस्टाइन 6 मंथ्स के लिए स्कूल नहीं जा सकते। तो फिर आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं कि इसके लिए मुझे आपको क्या पे करना है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यूरी तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और मेरा भी अच्छा फ्रेंड है, तो अगर तुम्हारे पास कोई पैसा बचे, स्पेयर कर पाओ, तो उसे एक मील पर ले जाना। तो आइंस्टाइन ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे और यूरी को एक सफर के लिए ले जाएंगे। आइंस्टाइन यूरी को अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं कि इजंट इट वंडरफुल। तो यूरी एग्री करता है और कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम 6 मंथ्स का ऑफ ले रहे हो और तुम स्कूल छोड़ भी नहीं रहे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा होगा
कि तुम वापस स्कूल ज्वाइन कर लोगे अगर तुम कहीं और सेटल ना हुए अपने डिप्लोमा को कंटिन्यू करने के लिए। तो आइंस्टाइन बड़ी फर्मली कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैं स्कूल छोड़ ही दूंगा और मैं यूनिवर्सिटी में सेटल हो जाऊंगा। तो यूरी याद दिलाता है आइंस्टाइन को कि तुम अपने मैथमेटिक्स प्रोफेसर से रिटर्न में जरूर लेना, जो तुम्हारा आगे इटली में काम आएगा यूनिवर्सिटी में। तो आइंस्टाइन अपने मैथ्स प्रोफेसर के पास जाते हैं, मिस्टर कॉच, और उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे कोई रेफरेंस रिटर्न में दे दो। तो उनके मैथ्स प्रोफेसर कहते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि जो भी हम पढ़ाते हैं वो आइंस्टाइन को आता है और कुछ महीने बाद तो ये हमें पढ़ाने लगेगा, तो ये ठीक रहेगा? तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके प्रोफेसर कहते हैं कि चलो मैं सीरियसली कुछ लिख देता हूँ, और उन्हें रेफरेंस देने के लिए बहुत ईजिली एग्री हो जाते हैं। मिस्टर कॉच आइंस्टाइन से कहते हैं कि वैसे भी तुम अपना टाइम वेस्ट ही करते हो मेरी क्लास में आके, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि सर प्लीज ऐसा मत कहो, दिस इज द ओनली क्लास वेयर आई लर्न समथिंग, और मैं इंटरेस्टेड होता हूं यहां आने के लिए। तो मिस्टर कॉच आइंस्टाइन को एक अच्छा सा रेफरेंस लिख के देते हैं और कहते हैं कि ये हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स के लिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी है। वो आइंस्टाइन से कहते हैं कि आइंस्टाइन तुम ये स्कूल छोड़ रहे हो ना? आइंस्टाइन एकदम से हैरान हो जाते हैं और अपने प्रोफेसर से पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूं? तो उनके प्रोफेसर कहते हैं कि तुम रेफरेंस नहीं मांगते, अगर तुम स्कूल ना छोड़ रहे होते और अगर तुम्हें पता चला तो तुम खुद ही स्कूल छोड़ दोगे। और तभी आइंस्टाइन को हेड टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है। तो वो बड़े कैजुअली सोचते हैं कि हमेशा की तरह किसी बैड डीड के लिए या चीज़ें नहीं लर्न करने के लिए उन्हें कोई पनिशमेंट मिलनी होगी, इसीलिए वहाँ बुलाया है। तो वो हेड टीचर के ऑफिस में जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि उन्हें 1-2 घंटा बाहर वेट नहीं करनी पड़ी उन्हें सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करने के लिए जो वो डॉक्टर से बनवा के लाए हैं, और डायरेक्टली वो अंदर ऑफिस में चले गए क्योंकि टीचर ने उन्हें खुद ही बुला लिया। उसके बाद टीचर उन्हें बैठा करके कहता है कि तुम्हें हम स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते और तुम्हें एक डिसग्रेस हो स्कूल के लिए। तो आइंस्टाइन बड़ा हैरान हो जाते हैं और टीचर से पूछते हैं कि क्या मैं एक्सपेल्ड हूं स्कूल से? तो हेड टीचर आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम अपने विश के हिसाब से इसे ले सकते हो, तुम समझ सकते हो कि तुम एक्सपेल हो, पर बेटर है कि तुम अपने अकॉर्ड से यानी कि अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ दो और हमें भी कोई स्टेटमेंट ना देनी पड़े। तो आइंस्टाइन एकदम से परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पर आप मुझे निकाल क्यों रहे हो? तो उनके हेड टीचर आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रेजेंस भी है ना क्लास में, वो और लोगों को पढ़ने नहीं देती। तुम लगातार मना करते हो चीज़ों को लर्न करने से, तुम क्वेश्चंस रेज करते हो इस पैटर्न के खिलाफ, और तुम एक रिबेल हो, तुम किसी को भी पढ़ने नहीं दोगे। आइंस्टाइन को उनकी पॉकेट में जो पड़ा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट था वो एक होल सा क्रिएट करता है, बर्न करता है और एक बोझ लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने फिर इतने एफर्ट्स किए ही क्यों ये बनवाने के लिए। उसके बाद वो अपने टीचर से कहते हैं कि वैसे भी मैं स्कूल छोड़ने ही वाला था, आप मुझे क्या निकालोगे? और एक मोमेंट के लिए उन्हें थॉट आता है कि मैं इस टीचर को बता दूं जो भी मैं इसके बारे में सोचता हूं और इनके स्कूल के बारे में सोचता हूं, पर वो खुद को रोक लेते हैं। उस स्कूल में उन्होंने 5 इयर्स बिताए होते हैं, पर जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वापस मुड़कर वो उसकी बिल्डिंग को एक बार भी नहीं देखना चाहते। वो जब बाहर निकल रहे होते हैं अपने हेड टीचर के रूम से, तो उनका टीचर उनसे कहता है कि जाते जाते गेट शट कर देना, जिस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट वो किसी को भी गुड बाय नहीं करना चाहते अपने स्कूल में, वो इतना हेट करते हैं सबसे। उन्हें उस टाउन से भी, म्यूनिक से भी उतनी ही हेट है जितने अपने स्कूल से है। सिर्फ यूरी एक उनका फ्रेंड है जिससे वो जाते जाते मिलते हैं, और उनकी एक रियल फ्रेंड एल्सा भी बर्लिन में है अपने पेरेंट्स के साथ। यूरी उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक ब्यूटीफुल कंट्री में जा रहे हो, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और तुम होप सो वहां जाकर हैप्पी रहो। यूरी उन्हें गुड लक विश करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल
और अगर कोई भी डाउट आपको है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट एंड ब्यूटीफुल ऑडियंस, और इसी तरह के वीडियोस मैं आगे लाता रहूंगा।